हाँ जी बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जैसे मैंने बताया था, एक तो है कि हमारे यहाँ के निवेशक हैं, एक बाहर के निवेशक हैं। अब बाहर के जो निवेशक हैं उनकी भी कैटेगरी है, ठीक है। जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। एक तो हो गया इंडिविजुअल्स वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में क्या है कि दो कैटेगरी हैं। अब ये रेगुलेशन जो थे 2019 में नए आए, उससे पहले भी थे, ठीक है। पहले जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो कैटेगरी थी वो तीन थी। अब एफपीआई की जो कैटेगराइजेशन है वो केवल दो में कर दिया गया है, ठीक है। एफपीआई केवल दो कैटेगरी के हैं, पहले कितने थे, तीन कैटेगरी के, ठीक है। तो यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का सिंपल भाषा में कहें तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं देश में हमारे, जिसे हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब ये तो ही एक जेनरिक मीनिंग। अब एक स्ट्रिक्ट जो लीगल मीनिंग क्या है, तो वो क्या है, मीन्स ए पर्सन हु हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर चैप्टर 2 ऑफ सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019। अब सीधा याद रखिए कि जिसकी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या है, जो रजिस्टर्ड है अंडर द सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2019, ठीक है। जो रजिस्टर्ड है सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2019 के तहत, ठीक है, विच शैल बी डीम टू बी एन इंटरमीडियरी, ठीक है। एक तो याद रखिएगा ये सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन 2019 के तहत रजिस्टर्ड है, प्लस इसे क्या है कि माना क्या जाएगा, इंटरमीडियरी, जो सेबी एक्ट 1992 के तहत इसे इंटरमीडियरी माना जाएगा। तो इंटरमीडियरी के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस हैं वो इस पर भी अप्लाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैटेगरीज ऑफ एफपीआई। जैसे मैंने बताया कि पहले जो कैटेगराइजेशन था वो दो था, दो कैटेगरीज हुआ करती थी एफपीआई की, बट अब सॉरी तीन थी, अब कितनी है, दो, ठीक है। तो कैटेगरीज वन एफपीआई में क्या आता है, इसमें जो प्रॉपरली कहते हैं ना, जो रेगुलेटेड इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए पेंशन फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, यूनिवर्सिटी फंड्स हैं, जो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड हैं। अगर जो फंड है वो रेगुलेटेड नहीं है तो उनका जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर जो रेगुलेशन के तहत काम कर रहे हैं अपने देश में, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं यूजली यहाँ पे, वो किस में आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी वन में आ जाता है, ठीक है। ये पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ चीज़ें क्रैमिंग करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे तो अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा। कैटेगरी वन एफपीआई इंक्लूड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स सच एज सेंट्रल बैंक्स, सोवरेन वेल्थ फंड्स हो गए, ठीक है। कौन आगे, तो गवर्नमेंट हो गई, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है तो उनके देश में अपना होता है, ठीक है। सोवरेन वेल्थ फंड्स हो गए, इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजेंसीज इंक्लूडिंग एंटिटीज कंट्रोल्ड और एटलीस्ट 75% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owned बाय सच गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो एंटिटीज है वो आ गई, ठीक है। मल्टीलेटरल फंड्स आ गए, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन फंड्स हैं, तो मान लीजिए आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह हो गया, ठीक है, वो उसमें आ गया, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जैसे एंटिटी है जो कंट्रोल्ड है एटलीस्ट 75% गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो वो भी किस में आ जाएगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी वन में। नेक्स्ट है पेंशन फंड्स हो गए, यूनिवर्सिटी फंड्स हैं, ठीक है। और दूसरा अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज। तो अप्रोप्रिएट क्या होता है, प्रॉपर तरीके से, उपयुक्त तरीके से, ठीक है। अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस एंटिटीज, बैंक्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ब्रोकर डीलर्स हैं एंड स्वैप डीलर्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए आगे, फिर पेंशन फंड्स हैं, यूनिवर्सिटी फंड्स हैं, फिर जो अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जैसे कि बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ब्रोकर डीलर्स हैं, स्वैप डीलर्स हैं, ठीक है। एंटिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज, एफएटीएफ आपको पता ही है, जैसे उसमें हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, ठीक है, जिसमें इंटर गवर्नमेंटल बॉडी कह सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग देश जो है इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब एफएटीएफ की जो मेंबर कंट्री है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या मानी जाएगी, एक मतलब यहाँ पैसा लगाती है मार्केट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे भी, हाँ भी एफपीआई कैटेगरी वन का है, ठीक है। तो एफ ए टी एफ कैटेगरी जो है कंट्रीज हैं, और फ्रॉम एनी कंट्री स्पेसिफाइड बाय सीजी
by an order or by way of an agreement or treaty with other sovereign governments which are appropriately regulated funds, अनरेगुलेटेड फंड्स। ठीक है, या तो क्या है, देखो अब कहते हैं कि देखो पहली चीज तो ये है कि जो एफएटीएफ कंट्री है वहाँ की जो एंटिटीज हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा जो यूएसए है, ठीक है, वो भी किस में आता है, एफएटीएफ का मेंबर है, इंडिया भी है ही है, बताइए आपको। ठीक है, तो अब वहाँ से पैसा यहाँ पे आता है, वहाँ की एंटिटीज हैं इंडिया में पैसा लगा रही हैं, ठीक है, उसे भी हम क्या मानेंगे, एफपीआई मानेंगे अगर ये जो एंटिटीज है वो क्या है, एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड है या अनरेगुलेटेड फंड्स हैं हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड। या तो जो एंटिटी है वो खुद रेगुलेटेड हो एप्रोप्रिएटली, अगर एंटिटी एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड नहीं है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड फंड्स हैं हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड and listed as a category 1 foreign portfolio investor. However, the investment manager undertakes the responsibility of all the acts of commission or omission of such unregulated fund. ठीक है, पहला क्या आ गया, पहला हो गया एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड्स हो गए, दूसरा अनरेगुलेटेड फंड्स है इसका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है। ठीक है, एंड लिस्टेड एज ए कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, तो एक तो एंटिटीज जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स कंट्री से, ठीक है, वो कंट्रीज जो एफएटीएफ का मेंबर हैं उनके वहाँ पे जो एंटिटी हैं, ठीक है, तो उनके जो एंटिटी है वो क्या है कि एक तो या तो क्या हो, एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड्स हो, या वो फंड तो अनरेगुलेटेड है बट उसके जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं वो एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है। ठीक है, एंड साथ में वो रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए कैटेगरी 1 इंडिया में एफपीआई। इंडिया में क्या है कि कैटेगरी 1 एफपीआई के तौर पे वो रजिस्टर्ड हो, सॉरी। ठीक है, However, investment manager undertakes the responsibility of all rights of commission or remission of such unregulated fund. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है बेशक वो फंड क्या है, अनरेगुलेटेड है, बट जिम्मेवारी किसकी लगा दी सारी की सारी, भैया जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो तो रेगुलेटेड है, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे फंड को मैनेज करने की। यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडोमेंट्स ऑफ सच यूनिवर्सिटीज दैट हैव बीन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अब जैसे यूनिवर्सिटीज हैं उनके अपने कॉर्पस होते हैं, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनके अपना कॉर्पस है, और ये कि हाँ जो यूनिवर्सिटी के अपने कोई फंड्स हैं, एंडोमेंट फंड्स हैं, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि यूनिवर्सिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एन एंटिटी हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्री एंड सच इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रजिस्टर्ड एज ए कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, एक एंटिटी, अब कहते हैं कोई भी ऐसी कंपनी, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो एंटिटी कहाँ से हो, ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि एंटिटी एफएटीएफ कंट्री की हो, यहाँ कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो एफएटीएफ कंट्री का होना चाहिए। तो एफएटीएफ मेंबर कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, तो उस कंट्री का वो मेंबर होना चाहिए। ठीक है, एन एंटिटी हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज फ्रॉम एफएटीएफ मेंबर कंट्री एंड सच एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या फिर विच इज एटलीस्ट 75% owned directly or indirectly by another entity eligible under clause 2, 3, 4 of clause A of this regulation as such an eligible entity is from FATF member country। यानी कहते हैं कि देखो एक तो क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो एफएटीएफ कंट्री मेंबर जो है, ठीक, मेंबर कंट्री है, वहाँ से बिलोंग करना चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो यहाँ पे एज ए एफपीआई कैटेगरी 1 इन्वेस्टर रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। या फिर क्या है कि कोई ऐसी एंटिटी जो 75% ऑन्ड है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय अनदर एंटिटी, जो ऊपर कवर हम कर चुके हैं पहले। हाउ सच इन्वेस्टमेंट मैनेजर और एलिजिबल एंटिटी अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है या एलिजिबल एंटिटी है ये हो गई, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो गया जो हम पढ़ के आए यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या है, जिम्मेवारी ले कि हाँ भी कोई भी जो इस एफपीआई रेगुलेशंस के तहत जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सब रिडीम करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी 2 एफपीआई, कहते हैं ऑल द इन्वेस्टर्स जो एलिजिबल नहीं है कैटेगरी 1 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पे, जैसे कि एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड्स नॉट एलिजिबल एज कैटेगरी 1 एफपीआई। ठीक है, ऊपर क्या था, जो एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड है, ठीक है, वो कवर्ड थे, बट कहते हैं मान लीजिए जो एलिजिबल नहीं है एफपीआई कैटेगरी 1 में तो वो कैटेगरी 2 में आ जाएंगे। एंडोमेंट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज हो गया, फैमिली ऑफिस होते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हम यहाँ ट्रस्ट बना लेते हैं फैमिली ट्रस्ट, तो ऐसे बाहर भी होते हैं फैमिली ऑफिस वगैरह। इंडिविजुअल्स हैं, एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट एज पर कंडीशन स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहते हैं कि जब एंटिटी हैं वो तो एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है,
ठीक है, बट वो खाली क्लाइंट्स के बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रही हैं कि क्लाइंट उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बिहाफ पे वो इन्वेस्ट कर रही हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, अनरेगुलेटेड फंड्स इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अनरेगुलेटेड फंड्स हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप के तौर पे हैं या ट्रस्ट के तौर पे हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हैं, ये आपने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, लास्ट में कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन है, एन एप्लीकेंट इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, इसे भी हम क्या मानेंगे, शैल बी डीम टू बी अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड। ठीक है, जैसे देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर देश में कितने हैं, एक ही है। ठीक है, कौन सा है, गुजरात में है। पर यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ये नहीं कि खाली इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एप्लीकेंट जो रजिस्टर्ड है, एस्टेब्लिश है IFSC में, उसे भी हम क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड, क्योंकि IFSC में कोई भी एंटिटी ऐसे रजिस्टर्ड हो नहीं सकती, ठीक है, जो प्रॉपरली रेगुलेटेड ना हो। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, हमारा FPI का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। ठीक है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, अच्छे से याद करना है ये। चलिए, मेन क्या है, फोकस किस पे, देखो पहले में किस पे फोकस थी, पहले में क्या था कि तो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई एंटिटीज थी या मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, उसके अलावा क्या था कि या कोई ऐसी एंटिटी जो ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है, 75% भी कंट्रोल्ड है, 75% कंट्रोल्ड ऑन्ड बाय सच एंटिटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज या फिर कोई मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह द्वारा ऑन्ड है। ठीक है, उसके अलावा क्या थे, जो रेगुलेटेड फंड्स थे। ठीक है, और दूसरा था कि फंड्स अनरेगुलेटेड है, पर उसका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ जिम्मेवारी किसकी रहती है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसकी रह जाती है। ठीक है, ऐसे हम जब 2 में आए तो वहाँ पे कैसे याद किया हमने भी, जो अनरेगुलेटेड फंड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंडोमेंट्स हैं, फैमिली ऑफिसर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं। ठीक है, सिंपल है याद करने का तरीका। ठीक है, अब इसको आप सोचो कि मैं आपको रटा दूँ, तो ये तो मेरे बस का भी नहीं है, रटता तो मुझसे भी नहीं, सही बताऊँ। ठीक है, जो बच्चा पेपर दे रहा है अगर ध्यान से समझ लेगा, ठीक है, पास होने का तरीका क्या है, अगर मुझसे पूछोगे मैंने CS CMA की, बड़े प्यार से मज़े से की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। इसका रीज़न सिंपल था कि खुद बहुत मेहनत मारनी पड़ती है, अगर आप सारा डिपेंड करोगे टीचर पे तो नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, कहते हैं ना, यू कैन ब्रिंग द हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। घोड़े को आप पानी तक ला सकते हो, पीना तो उसे अपने आप ही होता है। सिमिलर, इफ़ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डाई, फर्क चाहिए तो मरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितना मर्जी आप पैसे दे कोचिंग क्लासेस ले लो, पर अनटिल एंड अनलेस, ठीक है, सेल्फ स्टडी आप नहीं करोगे, दर इज नो अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है सेल्फ स्टडी का। ठीक है, स्टडी में तो आप ये समझ लीजिए, टीचर आपको गाइड कर सकता है, क्लासेस दे सकता है, फिर क्वेरीज ले सकता है, वो भी एक लिमिट तक, बियॉन्ड दैट आपको ही पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए बेटा, AIF जो है आर डिफाइंड इन रेगुलेशंस टू सब रेगुलेशन 1 clause B ऑफ सेबी AIF रेगुलेशन 2002-12। ठीक है, तो सी पहले क्या होता था, इनके ना अलग से रेगुलेशन थे, वेंचर कैपिटल रेगुलेशंस। पहले क्या था, VCF रेगुलेशन हुआ करते थे, वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस। अब क्या आगे, सेबी AIF रेगुलेशंस आ गए 2012। ठीक है, इसमें क्या है कि 3 कैटेगरी बना दी। ठीक है, इनकी क्या है कि 3 कैटेगरी कर दी, एक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऐसे। अब कैटेगरी 1 में कौन से आ गए, जो स्टार्टअप टाइप फंड्स हैं। ठीक है, जो स्टार्टअप हैं, वेंचर कैपिटल हैं, सोशल वेंचर फंड्स हैं। ठीक है, वो कैटेगरी 1 में डाल दिए। अब जो 1 में नहीं आए वो 2 में आ गए, जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो सब आ गए। हाँ, जो उधार लेके पैसा लगाते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, हेज फंड्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो कैटेगरी 3 में। आई रिपीट, कैटेगरी 1 में क्या है, जो मतलब जो समाज के लिए बेनिफिशियल है, सोशल वेंचर फंड्स हैं, स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो ऐसे वेंचर कैपिटल फंड्स हैं जिनमें पैसा डालते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में आ गए। और दूसरा क्या है कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो कैटेगरी 1 में नहीं आ रहे वो 2 में आ गए। हाँ, अगर यही लोग उधार लेके पैसा लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करते हैं इन्वेस्टमेंट में, टेडी मतलब रिस्की टाइप ऑफ, बहुत ज़्यादा रिस्की टाइप ऑफ, तो वो कैटेगरी 3 में आता है। ठीक है, वो कैटेगरी 3 में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पढ़ते हैं इसको अच्छे से। इसमें इतना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, इसमें क्या है
इसको यहाँ से भी रुकिए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि कैसे आपको उसको टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक है, इस पे आइए आप एक सेकेंड। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेबी एआईएफ रेगुलेशन, पूरा नाम याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशंस। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशंस है ये। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सेबी, ठीक है, सेबी एआईएफ रेगुलेशंस 2012, एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स एनी फंड established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a LLP और ए बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी फंड जो कहते हैं कि एस्टेब्लिश किया गया है, रजिस्टर्ड हुआ है या एस्टेब्लिश हुआ है इंडिया में। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है इंडिया में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट या कंपनी या एलएलपी और बॉडी कॉर्पोरेट विच, तो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ठीक है, एक तो होता है ना पब्लिकली पूल्ड व्हीकल, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं। अब म्यूचुअल फंड में पैसा कौन लगाता है, पब्लिक। ये पब्लिकली पूल्ड फंड्स हैं। ठीक है, सीआईएस का आप देखोगे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, ये भी पब्लिकली पूल्ड फंड्स हैं। तो यहाँ पब्लिक पैसा लगाती है और ये आगे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में, ये अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं अदर देन स्टॉक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में लगा दिया, उसे कोई रिटर्न आएगी तो दे दी। ठीक है, तीसरी कैटेगरी क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, कुछ एक सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगाते हैं एआईएफ में। एआईएफ आगे पैसा लगाती है यूजुअली अनलिस्टेड कंपनीज में। अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाया, कंपनी बढ़ गई तो आईपीओ ला के अपने शेयर बेच दिए, या पैसा लगाया पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कर दिया, मतलब उसके शेयर मेजोरिटी शेयर एक्वायर करके कंपनी ही क्या है अनलिस्टेड करवा दी। तो ऐसे तो तीन कैटेगरी हैं देखो, एक तो पब्लिक का पैसा म्यूचुअल फंड में गया, म्यूचुअल फंड ने आगे स्टॉक मार्केट में लगा दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया। और दूसरा है कि पब्लिक ने पैसा लगाया सीआईएस में। सीआईएस क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब सीआईएस ने आगे कहाँ लगाया, स्टॉक अदर देन स्टॉक, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगा दिया, उससे जो रिटर्न आई तो वो इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जैसे सहारा की जो स्कीम्स थी, सहारा क्या कहती थी कि हमें पैसे दो, हम प्रॉपर्टी में लगाएंगे, आपको प्लॉट देंगे, प्लॉट देंगे उसमें, ठीक है, रिटर्न देंगे। तो दैट वॉज सीआईएस। सहारा का प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई कि सहारा की प्रॉब्लम भी ये थी कि भी सेबी की गाइडलाइंस थी कि आपने रजिस्टर्ड होना है, ठीक है, आपको सिक्योरिटी लिस्ट करवानी है, ठीक है, जो यूनिट सेल कर रहे हो, बट दे डिड नॉट कंप्लाई विद द सेबी गाइडलाइंस। कुछ नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है, ऐसे कहेंगे जो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इस समय एज प्रेजेंट, वो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो पैसा कहाँ लगाते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। ये यूजुअली क्या होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, एचएनआईज। क्या होते हैं, एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगा रहे होते हैं एआईएफ में, और ये आगे लगाते हैं यूजुअली जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, जैसे पेटीएम वगैरह, जोमेटो वगैरह थी, अब तो नहीं, ठीक है, लिस्ट हो चुकी हैं, तो स्टार्टअप कंपनीज हो गई। ठीक है, जो बताया कि टाइप्स हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, ठीक है, या वेंचर फंड्स हैं, सोशल वेंचर फंड्स हैं, ठीक है, ये सब अनलिस्टेड कंपनीज में लगा दिया। चलिए इसको रिपीट करता हूँ मैं सारी बात को, कॉन्सेप्ट आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू सेबी एआईएफ रेगुलेशन 2012, एआईएफ मीन्स एनी फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, विच इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। द मोस्ट जो एम्फेटिक पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है कि प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है ये, यानी कि पब्लिकली पूल्ड नहीं है कि पब्लिक में कोई भी आया लगा दिया, दैट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है विच कलेक्ट्स फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर इंडिया का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, फॉर इन्वेस्टिंग इन, जैसे फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, तो इन्वेस्टर कौन से हैं, फॉरेनर है, इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर। अब जो ये एआईएफ बना हुआ है, जो फंड बना हुआ है, ठीक है, इसका जो पैसा लगाया जाएगा, इसमें होता है कि हम इस कैटेगरी में पैसा लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार की कंपनी में लगाएंगे, जो बेनिफिट आएगा हमारा इन्वेस्टर्स का। ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जिसकी एक डेफिनेट एक स्ट्रेटजी होती है, डेफिनेट एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है कि अपने इन्वेस्टर को बेनिफिट देना। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये प्राइवेटली पूल्ड फंड है, इसमें इन्वेस्टर इंडिया का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है। ठीक है ना, और इसमें याद रखिएगा जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड अलग हो गए, सीआईएस अलग हो गए, या कोई भी ऐसा
भाई फंड जो किसी और रेगुलेशन में आता है, जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस फंड है तो इरडा में आ गया वो, तो वो इसमें नहीं आ रहा। तो इंश्योरेंस फंड है, ठीक है, तो उसमें नहीं आएगा। पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, उनके अलग से अपने रेगुलेटर है भाई, ठीक है, वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसमें क्या नहीं आएगा? म्यूचुअल फंड हो गई, या सीआईएस हो गया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई, या कोई और रेगुलेशन जो है, ठीक है, तो उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, फंड्स नॉट कवर्ड अंडर एआईएफ, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, एआईएफ वाला। ठीक है, कौन से नहीं आएंगे? जैसे मान लीजिए फैमिली ट्रस्ट है, मैंने अपनी एक फैमिली ट्रस्ट बना ली भाई, उसका मकसद क्या था? अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट देना, अपने बच्चों को बेनिफिट देना। या ईसॉप होती है, जैसे कंपनी ईसॉप ट्रस्ट बनाती हैं, मकसद क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना। ठीक है, जैसे होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है सब्सिडरी कंपनीज में, ठीक है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या होल्डिंग कंपनी एआईएफ होगी? नहीं हुई। ठीक है, तो फैमिली ट्रस्ट सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है, डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है, आपको पता ही है 8 प्रकार के रिलेटिव होते हैं, 9 प्रकार के, एक स्पाउस हो गया, उसके अलावा 2 ऊपर, फादर मदर 2 बराबर में, सिस्टर ब्रदर 2 नीचे, बेटा बेटी और उसके हस्बैंड वाइफ जैसे। ठीक है, जवाई हो गया इसमें, सन इन लॉ, और बहू होगी यानी कि डॉटर इन लॉ, यानी फादर मदर ब्रदर सिस्टर डॉटर सन, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, 8 ये हो गए, प्लस स्पाउस हो गया। ठीक है, तो ईसॉप आ गया, ईसॉप ट्रस्ट सेटअप अंडर सेबी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम गाइडलाइंस 1989 और एज परमिटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो फैमिली ट्रस्ट आ गई एक, तो इसमें जो किसके लिए बनाई गई है? अपने रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए। और दूसरा जो ईसॉप ट्रस्ट बनाई जाती है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, ये कहते हैं एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट है या कोई ग्रेचुटी ट्रस्ट है, ये भी काहे को बनाई गई है भाई? एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए। या होल्डिंग कंपनी पैसा लगाती हैं सब्सिडरी कंपनी में, तो क्या होल्डिंग कंपनी एआईएफ होगी? ऑब्वियसली नहीं सर जी। ठीक है, फिर अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल है नॉट एस्टेब्लिश बाय फंड मैनेजर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट रेगुलेटेड अंडर द स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, जो कोई और स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो क्या है कि फंड मैनेजर्स द्वारा एस्टेब्लिश नहीं किए गए। ठीक है, जैसे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होती है। अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या होती है? अब इसका मकसद ये होता है कि हाँ जी, जो बैंक्स हैं या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो उन्होंने जो लोन दिए होते हैं लोगों को, उन्होंने जो लोन दे रखे होते हैं लोगों को, तो वो उनके इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके अगेंस्ट और सिक्योरिटीज इशू करना। समझ रहे हैं आप? बैंकों ने लोगों को पैसा दे रखा है, तो एडवांसेज जो है वो बैंक की क्या है? एसेट है। तो उस एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करना, उस एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू करना। ठीक है, और जो पैसा आएगा वो बैंकों को देना, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ इलिक्विड एसेट इनटू द लिक्विड वन, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, चलिए ये आपके ग्रुप 1 में भी है कॉन्सेप्ट सिक्योरिटाइजेशन का, तो हम पढ़ते हैं। आपका फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर एक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा सिक्योरिटाइजेशन का, जहाँ पे था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, उसको और क्या बोलते थे? सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, फंड्स मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आई गया अंडर द, ठीक है, विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर द सारफेसी। सारफेसी क्या था? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये हमने कहाँ पढ़ा था? वही चैप्टर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला। जो फाइनेंस चैप्टर का नाम क्या था? फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, और कॉन्सेप्ट क्या था? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। ठीक है, एनी सच पूल ऑफ फंड्स विच इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर इन इंडिया। ठीक है, आप समझ गए? तो क्या नहीं आ रहा है इसमें? क्या नहीं आ रहा? ठीक है, इसमें होल्डिंग कंपनीज नहीं आ रही, सिंपल करके याद करते हैं, होल्डिंग कंपनीज नहीं आ रही, फैमिली ट्रस्ट नहीं आ रही जो अपने रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, जो ईसॉप ट्रस्ट है वो नहीं आ रही। ठीक है, उसके अलावा जो एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट है वो नहीं आ रही, एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट है वो नहीं आ रही। ठीक है, उसके अलावा वो तो हम पढ़ ही गए भाई, टीआईएस नहीं आएगा, म्यूचुअल फंड नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आप लिख देना वो भी एग्जाम में, ईएसआई नहीं आएगा इसमें, सॉरी क्या बोलते हैं, ठीक है, सीआईएस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं आएगी, म्यूचुअल फंड नहीं आएगा इसमें। ठीक है, या कोई फंड है सेटअप अंडर द एनी रेगुलेटर, फंड सेटअप अंडर एनी अदर रेगुलेटर। ठीक है, ऐसे चलिए। और जो हाँ, ये हम कह रहे थे कि जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने कोई फंड सेटअप कर रखा है। ठीक है, चलिए अब ये आप पढ़ लेना, ये सिंपल पैरा है जो हम पढ़ के हैं उसी बेस पे ही है ये। ठीक है, ये इररिलेवेंट है वैसे, आप फिर भी इसको देख लेना, जस्ट रीडिंग। ठीक है,
मेन जो था इंपॉर्टेंट मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। तो 10 कहते हैं कि डेफिनेशन में एआईएफ में क्या क्या आ गया, वेंचर कैपिटल फंड्स आ गए, हेज फंड्स आ गए, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आ गए, कॉमन कमोडिटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं आ रहा, म्यूचुअल फंड्स हैं, सीआईएस है, फैमिली ट्रस्ट है, जो उस चीज़ को रिपीट करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो एआईएफ जो है ये ध्यान रखना, वन एआईएफ कैन फ्लोट सेवरल स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक जो एआईएफ है, एक जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वो कई प्रकार की स्कीम क्या है फ्लोट कर सकता है, कैन फ्लोट सेवरल स्कीम्स। इन्वेस्टर्स इन दीज फंड्स आर लार्ज इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट। बिल्कुल, इंडिविजुअल जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो कहाँ लगा लेगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है वो लगाता है, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज लार्ज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम संख्या इनकी बड़ा 1000 होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो इन्वेस्टर की संख्या ही कितनी है, 1000। ठीक है, तो अब 1000 लोग ऐसे इकट्ठे कर लेंगे जिन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार लगाना, तो थोड़ी ना काम चलेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो इन इंडिया एआईएफ इज रेगुलेटेड बाय, ये हम पढ़ चुके हैं, एआईएफ रेगुलेशन 2012। अब नेक्स्ट ध्यान से समझना, जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कि कैटेगरीज क्या है एआईएफ की। ठीक है, एआईएफ की जो कैटेगरीज है वो क्या है, अब 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एफपीआई जैसे हमने पढ़ा, तो एफबीआई की कितनी कैटेगरी थी, एफबीआई की कैटेगरी कितनी थी, ठीक है, 2। एआईएफ की कितनी है, 3। तो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, 3 है यानी कि। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें कौन से फंड्स आते हैं कैटेगरी 1 में, सोशल फंड्स आ गए, वेंचर वेंचर कैपिटल फंड्स आ गए, यानी जो बेसिकली जो समाज की जो सहायता के लिए स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप फंड्स जो स्टार्टअप में लगाते हैं। स्टार्टअप का काम ही क्या है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आना। तो समाज में जो अनमेट नीड्स हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, जो इसका कोई कोई प्रावधान नहीं मिला, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला हमें। ठीक है, तो उन अनमेट नीड्स को पूरा करना। ठीक है, इट कवर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन स्टार्टअप और अर्ली स्टेज वेंचर और सोशल वेंचर्स। ठीक है, तो किस में लगा रहे हैं, सोशल स्टार्टअप वेंचर्स हैं, यानी अर्ली स्टेज वेंचर्स हैं। ठीक है, स्टार्टअप तो जीरो से स्टार्ट हुए हैं, अर्ली स्टेज अभी शुरुआत ही हुई है। सोशल वेंचर्स हो गए, एसएमईज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर विच द गवर्नमेंट और रेगुलेटर कंसिडर सोशली और इकोनॉमिक वायबल। ठीक है, देखो यहाँ पे फोकस ही किस पे है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि सोशली, सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे क्या है जो डिजायरेबल, अभी ऐसे तो होने चाहिए। जो स्टार्टअप है ये मैंने बताया ना, समाज की जो अनमेट नीड्स हैं, जो अभी तक वो जरूरतें जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, उन जरूरतों का सोल्यूशन करते हैं। जैसे जोमेटो है, ठीक है, आपका ओला हो गया, इन्होंने क्या था कि लोगों को जो दिक्कतें थी टैक्सी सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसको दूर किया। ठीक है, जोमेटो की मैं एग्जांपल ले रहा था, जोमेटो ने जो खाने पीने वाली हैं, घर बैठे आपको खाना डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा विच इंक्लूड वीसीएफ, एसएमई फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रा फंड्स एंड सच अदर एआईएफ्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एआईएफ रेगुलेशंस। ठीक है ना, तो रट लेना इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ गया, स्टार्टअप आ गए, अर्ली स्टेज वेंचर्स आ गए, सोशल वेंचर्स आ गए, एसएमई फंड्स, एसएमई आ गए इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स आ गए इसमें। ठीक है, जो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ जी ये तो सोशली प्लस इकोनॉमिकली डिजायरेबल है। ठीक है, इसमें और क्या क्या आ गया, फंड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वीसीएफ वेंचर कैपिटल फंड्स, एसएमई फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रा फंड्स, यानी कि देखो इन नाम से समझिए आप, ये तो पैसा यहाँ लग रहा था, अब लगाने वाले कौन से फंड थे, ये सब। ठीक है, इन सेक्टर्स में लगा रहे हैं। ठीक है, वो वाले फंड जो इन सेक्टर में लगाते हैं, अब ये फंड्स की एग्जांपल ये रही। ठीक है, जैसे एसएमई में लगाते हैं एसएमई फंड, ठीक है, स्टार्टअप में लगाते हैं स्टार्टअप फंड या वेंचर कैपिटल फंड, सोशल सेक्टर में लगाते हैं सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाते हैं इंफ्रा फंड। तो सिंपल। अब जो कैटेगरी 1 में नहीं आए या 3 में नहीं आए, वो किस में आएंगे, 2 में आएंगे। अब 3 में कौन से आते हैं, जो उधार लेके लगाते हैं पैसा। ठीक है, जो बोरो करके, लीवरेज यूज करके, उधार पे लेके पैसा लगा रहे हैं, लीवरेज फंड्स बोल देते हैं उसको, लीवरेज फंड्स। ठीक है, लीवरेज फंड्स हैं, उधार पे पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। या हेज फंड्स हैं, जो बड़ा रिस्की, ठीक है, हेज फंड्स भी क्या करते हैं, उधार पे पैसा लेके लगाते हैं यूजुअली, या रिस्की जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी रिस्की टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कैटेगरी 3 फंड्स। ठीक है, फंड्स दैट एम्प्लॉय डावर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड मे एम्प्लॉय लीवरेज, लीवरेज क्या है भाई, बोरोइंग। ठीक है, बोरो कर सकते हैं,
may employ a leverage including through investment in listed और unlisted derivatives। जैसे क्या हो गया, हेज फंड्स हो गया। जैसे क्या हो गया, हेज फंड्स हो गया। ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा, कैटेगरी 1 आपको समझ आ गया अच्छे से। सी क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, या उधार का पैसा भी इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड हेज फंड्स। कैटेगरी 2 में क्या आया, फंड्स दैट डू नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 एंड 3, those that do not undertake leverage or borrowing other than to meet the permitted day-to-day operational requirement including private equity funds और debt funds। ठीक है, अब याद रखिएगा प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, ठीक है, डेट फंड्स है इसमें आगे। ठीक है, डेट फंड्स है इसमें आगे, प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, डेट फंड्स इसमें आगे। और मेन क्या है कि उधार पे नहीं लेते ये, डू नॉट अंडरटेक लीवरेज और बोरिंग, बट हाँ ले सकते हैं अदर देन जब इनका जो डे टू डे ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स है, डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कई बार पूरी करनी होती है, तो उसके लिए ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपको समझ आया। अब जैसे 1 कैटेगरी में कौन से आएंगे, स्टार्टअप फंड, एसएमई फंड, इंफ्रा फंड, वेंचर सोशल वेंचर फंड्स। ठीक है, और 3 में कौन से आगे, यहाँ पे जो फंड्स जैसे हेज फंड्स हैं, जो फंड्स क्या हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी एम्प्लॉय करते हैं, या जो बोरो करके भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो 1 में नहीं आए, 3 में आए, वो किस में आ गए, 2 में आ गए। एग्जाम्पल इसकी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हो गए और डेट इन्वेस्टर्स हो गए, डेट फंड्स हो गए। ठीक है ना, और ये बोरो नहीं करते, बोरो करते भी हैं तो किस काम के लिए, अपनी जो अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है वेंचर फंड। अब वेंचर फंड हमने पढ़ा ये क्या है। ठीक है, ये पार्ट 1 में आ रहा था, किस में था, कैटेगरी 1 में आया, ये कैटेगरी 1 में आ रहा था। तो ये पैसा कहाँ लगाते हैं, जो स्टार्टअप में लगाते हैं, या जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स उसमें लगाते हैं। ठीक है, या एसएमई फंड्स में लगा सकते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड्स क्या हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल क्या है, वेंचर कैपिटल का मतलब ही क्या है, पहले समझिए। वेंचर का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस, रिस्की बिजनेस। ठीक है, रिस्की वेंचर यानी रिस्की बिजनेस कह सकते हैं आप। दूसरा क्या है, कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, कैपिटल मतलब कैपिटल कहेंगे मनी। ठीक है, तो मनी किस में आती है यहाँ पे, रिस्की बिजनेस में, जो रिस्की टाइप ऑफ बिजनेस है उसमें, जैसे स्टार्टअप हो गया, अर्ली स्टेज बिजनेस हो गए। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड मीन्स एन AIF विच इन्वेस्ट प्राइमरली इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उसमें लगा रहे हैं। अमर्जिंग और अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स हो गई, मेनली इन्वॉल्व इन न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेस्ड एक्टिविटीज और न्यू बिजनेस मॉडल एंड शैल इंक्लूड एंजल फंड। अब इसमें एंजल फंड भी आता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एंजल फंड के बारे में अलग बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ जब हम पढ़ेंगे, एक सेकंड ये रहा, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट ही है वेंचर कैपिटल का, वेंचर कैपिटल का ही पार्ट एक तरह से। ठीक है, वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द इनोवेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्स। देखो पहले क्या था, इंडिया में एक बड़ा कल्चर था कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आप बैंक से उधार लें, तो बैंक ही एक अल्टीमेट ऑप्शन था। अब बैंक की समस्या ये रहती है कि बैंक उन्हीं लोगों को पैसा देता है जिन लोगों के पास क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब मोर्गेज है, कोलैटरल देने को कुछ है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है। अब जब सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे तो अगला कैसे इतना रिस्क ले सकता है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा किसका है, आप जैसे मेरे जैसे जो नॉर्मल डिपॉजिटर्स है उनका है। तो बैंक कैसे रिस्क ले सकता है भाई इतना ज़्यादा। ठीक है, बैंक की भी अपनी एक लिमिटेशन है। अब ये तो है ही क्या, वेंचर कैपिटल, इनको तो पैसा जल्दी जल्दी बढ़ाना है अपना। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है इनको तो क्या होता है कि हाँ जी एक बिजनेस में पैसा लगाना है, तो बिजनेस खुद तो कर नहीं सकते सारे, तो ऐसा बिजनेसमैन ढूंढते हैं कि हाँ भी जिसका आइडिया है, नई टेक्निक है, नया, उसके बाद IPRs हैं। ठीक है, और लगता है कि हाँ ये बिजनेस बहुत आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो लाख रुपए का करके 1 करोड़ रुपए कर सकता है, और लाख रुपए का जीरो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं। अगर बिजनेस बढ़ गया तो 1000 गुना तक बढ़ सकती है इन्वेस्टमेंट, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, आगे से आगे आगे जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे जो रिस्की टाइप ऑफ जो बिजनेसेस हैं वहाँ लगाते हैं। अर्ली स्टेज बिजनेस हो गए तो रिस्की होता है, स्टार्टअप है टोटली रिस्की है, 99% से ज़्यादा रेशो फेलियर का है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, चलेगी नहीं चलेगी, नया IPR है, बनी काम करता है कि नहीं करता,
तो यानी कि रिस्क लेते हैं, मेन है कि रिस्क लेते हैं, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द इनोवेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्स फॉर ए कंपनी इन विच द प्रमोटर हैज टू गिव अप सम लेवल ऑफ ओनरशिप। बिल्कुल, देखो जिसने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ये बिजनेस स्टार्ट किया है, अब उसका तो जो स्टेक है डाइल्यूट होएगा ही होएगा। जब आप बाहर से एक इन्वेस्टमेंट लगवा रहे हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगवा रहे हैं, अगला रिस्क ले रहा है, तो क्या उसका स्टेक नहीं होगा फिर कंपनी में? ऑब्वियसली आपको अपना शेयर का स्टेक उसके पास एक प्रोपोर्शनल बेसिस पे जाएगा, ठीक है। एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल फॉर ए लिमिटेड पीरियड, 3 to 5 year, कुछ भी हो सकता है। वेंचर कैपिटल इज जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय VCF एट अर्ली स्टेज इन प्राइवेट हेल्ड कंपनीज having potential to provide a high rate of return on their investment. It is a resource for supporting innovation, knowledge-based ideas in technology and human capital-intensive enterprises. देखो कुल मिला के आपको समझ क्या आ रहा है? VCF की अगर आप सिंपल भाषा में सब भूल जाओ क्या पढ़ा, सिंपल भाषा में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ सोचे हम क्या लिखेंगे सर? वेंचर कैपिटल आप याद रखना कि कैटेगरी एक AIF की कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी 1 में आ रहा है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 में आता है ये, ठीक है, VCF वेंचर कैपिटल फंड। फिर आप लिख देना कि ये पैसा लगाते क्या है। ये लगाते हैं जैसे स्टार्टअप कंपनीज हैं, ठीक है, जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ स्टार्टअप कंपनीज हैं, ठीक है, अर्ली वेंचर्स हैं, अर्ली बिजनेसेस हैं अभी, ठीक है, जो अर्ली ग्रोथ स्टेज कंपनीज हैं, ठीक है, नई जो क्या है कि नए नए इनोवेशंस हैं, ठीक है, नए नए आइडियाज़ हैं कंपनीज के पास, उनमें पैसा लगा रहे होते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, नए आइडियाज़ हैं, ठीक है, नया उनके पास क्या है कि सारा IPRs हैं, तो उनमें एक मतलब कि पैसा लगाते हैं। और ये एक तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जहाँ कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइजेज है, पैसा लगेगा, ठीक है, ऐसा असेंशली VCC, ठीक है, वेंचर कैपिटल कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स who pool investment focus within certain parameters. The participant in venture capital firms can be institutional investors like pension fund, insurance company, foundations, corporations, or individuals, but these are high risk investment which may give high return or high loss. तो अगर कह रहा हूँ कि देखो, अब मैंने अभी बोला आपको कि पैसा हो सकता है कि 100 रुपये का आपका लाख रुपया हो जाए, 1000 टाइम्स आपकी क्या है रिटर्न हो जाए, बट इसका उल्टा ही पड़ सकता है। जीरो बहुत होती है, 99% से ज़्यादा फेलियर का रेट है, ठीक है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि मान लो अगर आप लाख लाख रुपया 100 जगह पे भी लगा दें, 100 ऐसे वेंचर में लगा दें, ठीक है, तो एक वेंचर कामयाब होकर उसकी रिटर्न 1000 गुना होगी, तब भी आप पैसा ज़्यादा लगा गए, क्योंकि 99 जगह डूबा आपका लाख रुपया, तो 99 लाख डूब गया। अगर लाख रुपया 1000 गुना हो गया तो करोड़ रुपये हो जाता है वो, तो 10 करोड़ रुपया हो गया वो आपका, ठीक है। मतलब कि इसलिए मेन तो देखो, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो जो एसेट है वो महंगी होती जा रही है। अब समझिए, एसेट कोई भी है, वो बेशक वो शेयर्स हैं इतने महंगे हो गए कंपनीज के, ठीक है, गोल्ड है इतना महंगा हो गया, है कि नहीं, तो ज़मीन है जहाँ पे आप रहते हो वो इतनी महंगी होगी। तो अब जो गरीब है, ठीक है, उसकी तनख्वाह तो उतनी बड़ी नहीं होती, उसकी इनकम इतनी बड़ी नहीं, तो इसलिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है बट वो डिमांड जनरेट कर देते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है, बट वो डिमांड जनरेट करते हैं, ज़मीन इधर ले ले, उधर ले ले, आगे से ले ले, आगे ले ले, ऐसे करके, तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट कर देते हैं। जब वो आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट हो जाती है तो फिर क्या कर लोगे आप? ठीक है, फिर तो चीज़ें महंगी होनी होनी है कि नहीं?